हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मर्क्यूरी एकेडमिक्स के इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम अपना एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने इसके बारे में काफी बातें की थी। ठीक है, एक दो चीजें मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, मैंने जैसे आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया था, राइट। एक आपको बताया था ये कि यहाँ पे एक मेटेलिक वायर है। ठीक है, मेटेलिक वायर है और उसके पास एक कंपास है, राइट। उसके पास एक कंपास है। तो मैंने आपको बताया था कि मेटेलिक वायर में जैसे ही करंट पास किया, कंपास की निडल में डिफ्लेक्शन आया। ठीक है, अब क्या हुआ था, इसमें और चीजें ऑब्जर्व की गई। मैं और इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जैसे जैसे करंट बढ़ाया गया, वैसे वैसे जो नीडल का डिफ्लेक्शन था वो भी बढ़ता गया। यानी कि जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आई। ठीक है, नाउ अब क्या किया गया कि मेटेलिक वायर से कंपास को दूर किया गया, राइट। अब दूर किया गया तो देखा गया कि जैसे जैसे हम मेटेलिक वायर से दूर गए तो नीडल का डिफ्लेक्शन जो है ना, नीडल का डिफ्लेक्शन वो कम होता गया। यानी कि जो मेटेलिक फील्ड है वो डिस्टेंस जितना ज्यादा हम दूर जाएंगे मेटेलिक वायर के, मेटेलिक फील्ड उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, सो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। और एक दो चीजें बार मैग्नेट के बारे में ये थी जो आपको शायद आपने बहुत पढ़ी हुई है, कई बार इस चीज को पढ़ा हुआ है कि जो लाइक पोल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी एक से पोल जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं, जो अलग अलग पोल्स होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये कुछ चीजें मुझे ऐड करनी थी। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड थंब रूल। ओके, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, और इसी को बोलते हैं, इसी का एक और नाम है इसी रूल का, उसको बोलते हैं मैक्सवेल्स। मैं लिख देता हूं, एक सेकेंड। मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक हम चीजों को डिस्कस कर चुके थे और इतना आपको आई होप क्लियर होगा। नाउ हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अभी तक हम क्या देखे? अभी तक हमने स्ट्रेट वायर में हम करंट पास कर रहे थे। ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर की बात कर रहे थे। ठीक है, अब हमने क्या किया? अब हमने उस कंडक्टर को, उस वायर को ना लूप में, मतलब उस वायर का लूप बना दिया इस तरीके से। ठीक है, उस वायर को, सीधी वायर को हमने लूप बना दिया और हम मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जितनी चीजें हमको पता थी अब वही अप्लाई करेंगे। ये देखिए, जैसे करंट यहां से, क्या करंट का डायरेक्शन ऐसा है, यहां से करंट चल रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन क्या है? ये इधर है। ठीक है, तो इस साइड आप थंब रखेंगे, इस साइड आप थंब रखेंगे और फिंगर्स को रोल करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था राइट हैंड थंब रूल में। तो आपको दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से, मतलब देखिए करंट ऐसा है, राइट। ऊपर यहां पे इस पॉइंट पे जो है ना, बाहर की तरफ आ रही होंगी फील्ड। ठीक है, और नीचे के पॉइंट पे अंदर की तरफ जा रही होंगी। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, मैं शो करने की कोशिश करता हूं क्या हो रहा है। करंट का डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है, इस साइड है। तो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये वाले पॉइंट की। तो मैग्नेटिक फील्ड, आप जैसे ही फिंगर्स इस डायरेक्शन में आप थंब को रखेंगे और फिंगर्स आपकी जब रोल होंगी ना, तो यहां से आपको, यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी, जो लाइन से, और यहां से वो अंदर जा रही होगी। यानी कि अगर मैं इस साइड से देखूंगा, इस साइड से देखूंगा, तो मुझे कैसी दिखेगी मैग्नेटिक फील्ड? यहां से बाहर आती हुई दिखेंगी और यहां से अंदर जाती हुई, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। और यहां से मैं देखूंगा तो क्लॉकवाइज दिखेंगी। सेम आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो करंट का डायरेक्शन अब इस साइड है। ठीक है, इस पॉइंट पे इस साइड है, राइट। इस पॉइंट पे अब डायरेक्शन जो है वो इस साइड है। तो जब आप थंब को यहाँ पे रखेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में आप थंब को रखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपकी जो फिंगर्स है, राइट, वो ऐसे इस साइड से, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको दिखेगा कि वो अंदर की तरफ जा रही है, राइट। यहां से दिखेगा आपको वो अंदर की तरफ, इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा कि वो अंदर की तरफ जा रही है। इमेजिन करिएगा, आपको समझ में आएगा। और यहां से आपको दिखेगा कि वो बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। तो इतनी चीजें आपको क्लियर है? ठीक है, करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।
यानी कि अगर मैं इस साइड से देखूंगा यहां से, तो मैं क्या देखूंगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किस डायरेक्शन में है, वो एंटी क्लॉकवाइज है कि वो क्लॉकवाइज है, वो क्लॉकवाइज है। ठीक है, इतना आई होप अभी तक क्लियर होगा। नाउ एक चीज और, एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको बताता हूं इसी में, कि अगर मैं ये टर्न्स, अभी तो ये एक टर्न की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, एक टर्न है इसमें, अगर ये एन टर्न्स हो जाए यानी कि खूब सारे टर्न्स हो जाए, तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही तरफ जा रही है, राइट, एक ही तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, ठीक है, वो ऐड हो जाएगी हर एक लूप से। ठीक है, हर एक लूप जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वो ऐड हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एन टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो करंट का डायरेक्शन होगा बेसिकली हर लूप में वो सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, करंट का डायरेक्शन सेम होगा। तो यहां तक आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहां पे देखिए, जो बीच में हमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो स्ट्रेट दिखेंगी। ठीक है, देखते समझ में आ रहा होगा। और जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे वायर से, तो जो सर्किल है ना, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स है ये बड़े होते जाएंगे। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम, बेसिकली इतना ध्यान रखिए कि हम जैसे जैसे वायर से दूर जाएंगे, हम इस लूप से दूर जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर एन टर्न्स है तो करंट सेम डायरेक्शन में रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो हर एक लूप बना रहा है वो सिंपली ऐड हो जाएगी। ठीक है, एन टाइम्स हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक की कहानी क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सबसे पहले हम सोलेनॉइड देख लेते हैं क्या होता है। अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, एक कॉइल है जिसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स है। ठीक है, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, इस चीज की चर्चा हो रही है। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में है, यही होता है सोलेनॉइड। ठीक है, क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर, ऐसे 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 हम इसको एकदम क्लोजली, खूब सारे टर्न्स होते हैं सर्कुलर। ठीक है, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, इसी को बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, अब देखिए सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान से देखिए आप, सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान से देखिए। हमने बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी पढ़ा था, राइट, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरीके की होती है। ठीक है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है। सोलेनॉइड में यहां पे अंदर 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 क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो जाती है। ठीक है, और यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना अंदर, वो हर पॉइंट पे सेम होती है। हर पॉइंट पे सेम होती है मतलब यूनिफॉर्म होती है। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, और एक चीज और क्लियर है, अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल सेम है, बार मैग्नेट जैसी ही है, तो जो सोलेनॉइड का एक पोल होता है वो नॉर्थ की तरह बिहेव करता है, और दूसरा पोल जो होता है वो साउथ की तरह बिहेव करता है। ठीक है, सोलेनॉइड से हम क्या करते हैं, इसमें हम मैग्नेटिक मटेरियल अंदर रखते हैं, ठीक है, और करंट पास करते हैं, तो वो जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। जैसे हम सॉफ्ट आयरन, मैग्नेटिक मटेरियल जैसे सॉफ्ट आयरन इसके अंदर हमने रखा तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, मैग्नेटाइज हो जाता है। और ऐसे जो मैग्नेट हमको मिलते हैं, जो मैग्नेट मतलब हमने सोलेनॉइड से निकाला, ठीक है, सॉफ्ट आयरन को रखा, ठीक है, और जब वो मैग्नेटाइज हो गया, तो ऐसे मैग्नेट्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ मैग्नेट, इलेक्ट्रो। ठीक है, तो सोलेनॉइड की कहानी भी आपको क्लियर होगी। देखिए मैं बहुत इजी वे में जितनी चीजें आपको दी हुई है उतनी ही पढ़ा रहा हूँ, कुछ बहुत हाई फाई चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी में जितना है मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना होइए। ठीक है, 10th के लेवल पे चैप्टर इजी है, जितनी चीजें हैं इतनी ही है। ठीक है, बस आप एनसीईआरटी को जरूर रीड करिएगा, प्लीज एनसीईआरटी को रीड करिएगा। ठीक है, तो आप इसको रीड करते जाइए और मेरे लेक्चर्स देखते जाइए, बस चैप्टर हो जाएगा, ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स मत करिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि कंडक्टर है, करंट पास किया, ठीक है, इतना हम जानते हैं कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जब आएगी तो हम उसके पास कोई मैग्नेट को रखेंगे तो वो मैग्नेट फोर्स फील करेगा। नाउ एक साइंटिस्ट है, फ्रेंच साइंटिस्ट है, जिनका नाम है
नाम भी मैं लिख देता हूं, उनका नाम है आंद्रे मैरी एम्पियर। इन्होंने बोला कि भाई ये जो मैग्नेट है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स फील कर रहा है, लेकिन वो मैग्नेट भी उस कंडक्टर पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। कहने का मतलब है, तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि ये कंडक्टर है, उसमें हमने करंट पास किया, मैग्नेटिक फील्ड बनी, उसके पास एक मैग्नेट को लाया उस मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो मैग्नेट जो है वो एक फोर्स फील करेगा, लेकिन वही मैग्नेट अब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा किस पे, वो करंट कैरिंग कंडक्टर पे। यानी कि बेसिकली हमको अब ये पढ़ना है, ये देखिए एक एक्टिविटी दी हुई है, वैसे एक्टिविटी को समझा देता हूँ, एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी हुई है, तो उस एक्टिविटी से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये एक एल्यूमिनियम की रॉड है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम की रॉड है, इसमें हमने करंट पास किया। अच्छा देखिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है, एक हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं इसको, हॉर्स शू मैग्नेट लिख देता हूं मैं, ठीक है, ये क्या है, हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है ना। इसका नॉर्थ पोल नीचे है, साउथ पोल ऊपर है, ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही करंट पास किया इस एल्यूमिनियम रॉड में, तो ये डिस्प्लेस हो गई, ये डिस्प्लेस हो गई किस डायरेक्शन में, ये लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हो। यानी कि इस एल्यूमिनियम रॉड पे फोर्स आया, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। अभी सिर्फ एक्टिविटी को समझिए क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेस हो गई रॉड, ठीक है। नाउ करंट को रिवर्स किया गया, तो जिस डायरेक्शन में वो रिवर्स हो रही थी रॉड, वो चेंज हो गया, ऑपोजिट हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हो गई, ठीक है। जब मैग्नेट को नॉर्थ पोल ऊपर, अभी देखिए नॉर्थ पोल नीचे, नॉर्थ पोल ऊपर किया, नॉर्थ पोल ऊपर किया, साउथ पोल नीचे किया, तब जो डायरेक्शन अभी से है वो ऑपोजिट हो गया, फिर चेंज हो गया डायरेक्शन, अब ऑपोजिट हो गया। कहने का मतलब है मैग्नेट में पोल्स मतलब नॉर्थ को ऊपर किया और नॉर्थ को नीचे किया, दोनों ही केसेस में जो डिफ्लेक्शन है, जो डिस्प्लेसमेंट है रॉड का, वो अलग अलग था, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में था। और करंट का जब डायरेक्शन चेंज किया, तो भी जिस डायरेक्शन में हमको मिल रहा था, अभी जैसे करंट ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है। अब मैग्नेट अगर मैं ऐसे ही रखा रहूं, हॉर्सशू मैग्नेट ऐसे ही रखा रहूं, और करंट को अगर मैं उल्टे डायरेक्शन में पास करूं, तो डिस्प्लेसमेंट रॉड का इधर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी कि उस करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड पे फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स मैक्सिमम कब होता है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होगा रॉड का, जब करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि बेसिकली अब हम इसके मैग्नेटिक फील्ड, हमने अभी तक रॉड में करंट पास किया और इसके मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा कर रहे थे अभी तक, लेकिन अब मतलब अभी तक चैप्टर में, लेकिन इस टॉपिक में हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड की तो बात ही नहीं कर रहे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लाए, अलग से मैग्नेटिक फील्ड आई है हमारे पास, वो जो फोर्स लगा रही है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। वो मैग्नेटिक रॉड पे एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो फोर्स मैक्सिमम कब होगा, वो फोर्स मैक्सिमम होगा जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम एक रूल लगाते हैं जिसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इससे पता चलता है कि जो फोर्स लग रही है ना एल्यूमिनियम रॉड पे, उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या है। देखिए जो आपकी फोर फिंगर है, ये फोर फिंगर ये फील्ड के डायरेक्शन में है, जो आपकी मिडिल फिंगर है ये करंट के डायरेक्शन में, तो जो थंब है ना ये हमको बता देगा कि किस डायरेक्शन में एल्यूमिनियम रॉड पे फोर्स लग रहा है, जो उस कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है। लेकिन तीनों फिंगर्स आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तीनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और एक चीज और आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और अभी जो हमने पढ़ा था वो राइट हैंड थंब रूल था, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। कौन सा हैंड है अच्छे से देख लीजिए, नहीं तो डायरेक्शन उल्टा सीधा निकलेगा। ओके क्लियर नाउ, तो इतनी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नाउ एक छोटी सी बात और मेंशन्ड है एनसीईआरटी में कि डिवाइसेस दैट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, दोनों जिसमें होती है उन डिवाइसेस के एग्जांपल है कुछ, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा हमारे पास एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है,
12.2, ये भी थ्योरी वाला क्वेश्चन है इसलिए मैंने थ्योरी के साथ कवर कर लिया। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट। इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पे, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अब फोर्स का होगी, देखिए ध्यान से करिए, ठीक है, ध्यान से इसको आप सोचिएगा, ठीक है, इमेजिन करिएगा और साथ में इसको सॉल्व करते जाइएगा। 4 फिंगर जो है फील्ड के डायरेक्शन में है, यानी 4 फिंगर, ठीक है, साथ में करते जाइए, वो कहां है, वो इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आपकी 4 फिंगर है। क्लियर? नाउ मिडिल फिंगर जो है ये करंट के डायरेक्शन में होती है, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में हमको इसको रखना है, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में रखना है। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो करंट ऑपोजिट चलेगा क्योंकि करंट पॉजिटिव है, ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। कन्वेंशनली करंट जो वो पॉजिटिव है तो वो ऊपर की तरफ चलेगा। अब आपकी जो 4 फिंगर है वो इधर है, जो मिडिल फिंगर है वो इधर है, ठीक है। तो आपका थंब कहां है, आपका थंब कहां है, आपको खुद समझ में आएगा कि वो इनटू द पेज है, ठीक है, करके देखिएगा। 4 फिंगर को इधर रखिएगा, ठीक है, फील्ड के डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर को इस डायरेक्शन में रखिएगा, ठीक है, मिडिल फिंगर को इस डायरेक्शन में रखिएगा। क्लियर? तो आपको दिख जाएगा कि जो आपका जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन में, वो इनटू द पेज आपको पॉइंट करेगा और वही होगा फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है कि इलेक्ट्रॉन की चर्चा हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे आया है तो करंट को हम जो है वो ऐसे मानेंगे, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी चीजें हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ओके, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक पावर है उसकी जो सप्लाई होती है वो हम रिसीव करते हैं मेन सप्लाई से, ठीक है, मेन सप्लाई से, जिसको मेंस भी बोलते हैं, उसको मेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अब या तो ये इलेक्ट्रिक पोल्स के थ्रू सपोर्टेड होती है या तो अंडरग्राउंड केबल से, ठीक है। नाउ अब क्या होता है, इस सप्लाई में 2 वायर होते हैं, ठीक है, एक होता है लाइव वायर और एक होता है न्यूट्रल वायर। जो लाइव वायर होता है इस पर रेड इंसुलेशन कवर होता है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और जो न्यूट्रल वायर होता है उस पर ब्लैक इंसुलेशन होता है, ठीक है। ओके, चलिए इतना अभी तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ लाइव वायर पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, ठीक है। ओके, नाउ इतना आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारी कंट्री में वो कितना होता है, 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट होता है। यहां तक आपको चीजें क्लियर होगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स फ्यूज की चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो फ्यूज होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स फ्यूज, इसका काम हम ऑलरेडी काफी डिटेल में देख चुके हैं। ये मेल्ट हो जाता है, ठीक है, इसका जो वायर होता है ना वो मेल्ट हो जाता है जब बहुत ज्यादा करंट पास होता है, ठीक है। आगे की चीजों को सेव करने के लिए ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, करंट का फ्लो तोड़ देता है, सर्किट को तोड़ देता है, करंट का फ्लो रुक जाता है। ओके, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है, ये किलोवाट आवर में नापता है कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, जिससे आपको बिल जनरेट होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो इसी की रीडिंग से जनरेट होता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, और फिर इसके बाद हमारे अलग अलग अप्लायंसेस में अलग अलग सर्किट में बेसिकली करंट जाता है। अच्छा, नॉर्मली दो सर्किट होते हैं वो यूज होते हैं। एक सर्किट होता है 15 एम्पियर करंट का और एक होता है 5 एम्पियर का, ठीक है। जो 15 एम्पियर होता है, जो 15 एम्पियर करंट वाला सर्किट होता है, ये हायर पावर रेटिंग्स वाले अप्लायंसेस के लिए होता है, जैसे आपका गीजर्स हो गए, ठीक है, वगैरह वगैरह। और ये जो 5 एम्पियर वाला होता है, 5 एम्पियर करंट वाला सर्किट होता है, ये
लोअर पावर रेटिंग्स के लिए होता है, ठीक है, जैसे फैन हो गया, बल्ब हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब नाउ ये आप देखिए, हर एक अप्लायंस से ग्रीन कलर का वायर भी जा रहा है, जिसको बोलते हैं हम अर्थ वायर। अर्थ वायर बेसिकली क्या होता है, एक सेफ्टी मेजर, ज्यादातर स्पेशली जो आपके मेटेलिक अप्लायंसेस होते हैं ना, उनके लिए होता है, जिन अप्लायंसेस की मेटेलिक बॉडी होती है। तो उसमें क्या होता है, कभी भी करंट का लीकेज होता है, ठीक है, करंट का लीकेज होता है, तो क्या होता है, अर्थ के अंदर एक मेटेलिक प्लेट होती है, ठीक है। ये अर्थ वायर जो होती है ना, इसके थ्रू अर्थ के अंदर एक मेटेलिक प्लेट होती है, तो जो करंट का लीकेज होता है ना, वो करंट पूरा जाके अर्थ के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो आपको करंट नहीं लगता, आपको शॉक नहीं लगता, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। नाउ एक चीज देखिएगा, हर एक अप्लायंस ना सब पैरेलल में। पैरेलल में इसका क्या मतलब है, पैरेलल का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है, सबके एंड पे 220 वोल्ट है, लेकिन ये पैरेलल में सब, ठीक है। इसकी चर्चा हमने की थी कि डिवाइसेस रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट अलग अलग फ्लो करता है। करंट ऑब्वियसली हर एक अप्लायंस के लिए अलग अलग चाहिए हमको, इसलिए हम पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। सीरीज में लगाएंगे तो सब में सेम करंट आए, तो जिस अप्लायंस को ज्यादा करंट नहीं चाहिए उसको भी ज्यादा करंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सीरीज में होते हैं, इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, सॉरी, तो इसलिए ये पैरेलल में होते हैं, सारे अप्लायंसेस जो होते हैं ये पैरेलल में होते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस सबके एंड पे सेम होता है, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर होगी। नाउ अब ये जो फ्यूज वायर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना अप्लायंसेस को डैमेज से बचाता है जब ओवरलोडिंग होती है। अच्छा, ओवरलोडिंग क्या होती है, चर्चा कर लेते हैं इन सब चीजों की। Overloading when the live wire and the neutral wire come into direct contact। ये लाइव वायर है ना, ये लाइव वायर है, और ये न्यूट्रल वायर है, ये जब भी कांटेक्ट में आएंगे ना, जैसे ही कांटेक्ट में आए तो ओवरलोडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब ये और कब होता है ये, क्यों, जब आप इनके इंसुलेशन जो होते हैं वो डैमेज हो जाए, यानी कि इंसुलेशन कवर जो है वो नहीं रहे, तो ये आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे, या अप्लायंस आपका कोई खराब है तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ओवरलोडिंग होती है। ओवरलोडिंग में क्या होता है, जो करंट होता है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सर्किट में, करंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और करंट जब बहुत ज्यादा बढ़ा तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, ठीक है। ये देखिए, overloading can occur when the live wire and the neutral wire come into direct contact. In such a situation, the current in the circuit abruptly increases. This is called short circuiting. ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है, जब बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है ना, तो वो अप्लायंस को सेव कर लेता है। कैसे सेव करता है, हमने पढ़ा हुआ है, वो उसमें जो वायर है ना वो मेल्ट हो जाती है, ठीक है, वो मेल्ट हो जाती है, और जैसे ही वो मेल्ट हुई, जो करंट का फ्लो है वो रुक जाता है, ठीक है। अब ओवरलोडिंग कब कब होती है, ओवरलोडिंग एक तो हमने कारण देख लिया, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो सप्लाई वोल्टेज होता है ना वो बढ़ जाता है, उसमें जैसे ही वो बहुत ज्यादा बढ़ा तो ओवरलोडिंग हो जाएगी। या आप एक सॉकेट से बहुत ज्यादा अप्लायंस को अगर कनेक्ट करते हैं, एक सॉकेट से बहुत ज्यादा अप्लायंसेस को अगर आप कनेक्ट करते हैं तब भी ओवरलोडिंग हो जाती है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ओवरलोडिंग जैसे ही होती है तो फ्यूज होता है, फ्यूज के अंदर जूल हीटिंग होती है, ठीक है, फ्यूज के अंदर जूल हीटिंग होती है, उससे जो होता है वो जो वायर होता है वो मेल्ट हो जाता है और ब्रेक डाउन हो जाता है सर्किट, ठीक है। सर्किट ब्रेक डाउन हुआ, करंट का फ्लो रुक गया। तो आई होप चीजें समझ में आई होंगी, बहुत इजी चीजें थी, ठीक है, जितना मैं आपको बता सकता था मैंने आपको बता दिया। एनसीईआरटी को प्लीज रीड करिएगा, इसको आप रीड करेंगे और लेक्चर्स को सुनते जाएंगे साथ में, दोनों चीजें अगर आप साथ में करेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और है, ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन। देखिए क्या होता है, आपकी बॉडी में जो नर्व सेल्स है ना, उनके अलोंग वीक आयन करंट्स ट्रैवल करते हैं। अब वीक आयन करंट्स ट्रैवल कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगी, आपकी बॉडी में भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो दो ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनमें मैग्नेटिक फील्ड
थोड़ी सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है। एक हार्ट है, एक ब्रेन है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के सहारे क्या होता है, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की ना इमेजिंग की जाती है, ठीक है, जिसको डॉक्टर डायग्नोज करते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इस टेक्निक को? इस टेक्निक को बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, एमआरआई। तो एमआरआई के थ्रू क्या होता है, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की इमेजिंग की जाती है, जिसको डॉक्टर्स डायग्नोज करते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। तो जो मैग्नेटिज्म है उसकी इंपॉर्टेंस मेडिसिन में भी है, तो जो मैग्नेटिज्म है उसकी इंपॉर्टेंस मेडिसिन में भी है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एक बेसिक सी चीज थी, एनसीईआरटी में मेंशन है, उसको मैंने कवर करा दिया। अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि रियोस्टेट क्या होता है। लास्ट चैप्टर में बताया था, इसकी चर्चा हुई थी, मेरे को अचानक से याद आ गया। तो देखिए रियोस्टेट क्या होता है, मैं आपको जल्दी से क्लियर कर देता हूँ ये पॉइंट, ठीक है। रियोस्टेट आपने देखा होगा, वैसे आपने अपने स्कूल की लैब्स वगैरह में देखा होगा, ऐसा एक सिलेंड्रिकल शेप की कॉइलिंग होती है, ठीक है, और उसके ऊपर एक स्लाइडर होता है। तो स्लाइडर, देखिए स्लाइडर अगर यहाँ पे है, ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रो एल बाय ए, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये पढ़ा था। तो वायर की लेंथ अगर हमने यहाँ से अगर स्लाइडर है, ठीक है, तो अब ये देखिए इतनी काउंट हुई, ठीक है। इसको अगर हमको बढ़ाना है तो हम स्लाइडर को यहाँ ले आएंगे। अब यहाँ से सर्किट आएगा तो इतना जो वायर की लेंथ है वो बढ़ जाएगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हम स्लाइडर को, ठीक है, अगर हम स्लाइडर को यहाँ पे रखते हैं, स्लाइडर को यहाँ पे लाते हैं, तो जब जैसी करंट आएगा वो सिर्फ इतना वायर को लेगा, ठीक है, इतने वायर के थ्रू पास होगा, इतने वायर से पास होगा। तो इतने वायर से पास होगा यानी कि जो लेंथ है वो कम है, यानी कि रेजिस्टेंस है वो कम रहेगा। सो ये रियोस्टेट की बेसिक वर्किंग आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो मैं इस चैप्टर को क्लोज करता हूँ, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कोई डाउट है, कुछ शेयर करना है आपको, कोई क्वेश्चन शेयर करना है, कुछ भी हो प्लीज कमेंट करिए। तो मैं इस क्लास को क्लोज करता हूँ, अच्छे से पढ़ते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।